नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो क्राइम की कहानी या मर्डर मिस्ट्री मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, उसे सुनकर आपको किसी बहुत बड़े क्राइम थ्रिलर मूवी का प्लॉट भी कमज़ोर लगने लगेगा, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे की साजिश इतनी अजीब और इतनी चौंकाने वाली है जिस पर आसानी से यकीन कर पाना मुश्किल है। तो आइए शुरुआत करता हूं। ये घटना है ग्रेटर नोएडा की। दिल्ली के करीब ही ग्रेटर नोएडा है, जिसे अगर ज़िले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर ज़िले के तौर पर जाना जाता है। इसी गौतम बुद्ध नगर ज़िले में, या फिर ये कहे कि ग्रेटर नोएडा इलाके में, इसी महीने की पिछले महीने की 3 तारीख को, यानी 3 सितंबर को एक बड़ी घटना हुई। हुआ ये कि 3 सितंबर को एक जगह है सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में। उस सूरजपुर के रास्ते पर एक महिला की सुबह सुबह कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो महिला स्कूटी पर अपने घर से निकली थी और काम पर जा रही थी। वो महिला बेसिकली ग्रेटर नोएडा के ही सरस्वती विहार इलाके की रहने वाली थी और उसका नाम था राजकुमारी। 40 प्लस एज रही होगी उसकी। लेकिन अज्ञात बंदूकधारियों ने, जो बाइक पर आए थे, हेलमेट पहने हुए थे, उन लोगों ने राजकुमारी को टारगेट किया और बीच सड़क पर गोली मारकर फरार हो गए। इस तरह की बड़ी घटना के बाद जाहिर है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग सकते में आ गए। फौरन महिला की पहचान पता की जाने लगी। गाड़ी का नंबर और महिला के जो भी बिलोंगिंग्स थे, उससे महिला की पहचान पता हुई। घर वालों को इसके बारे में बताया गया। घर वाले रहने वाले हैं सरस्वती विहार का, जो मैंने आपको बताया, सरस्वती विहार इलाके के रहने वाले हैं, और वो भी ग्रेटर नोएडा का ही एक पार्ट है। तो जब घर वालों को बताया गया तो पति और बेटी और तमाम परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने राजकुमारी की लाश देखी। वो भी ज़ारो कतार रोने लगे, बुरी तरह से रोने बिलखने लगे, क्योंकि घर के किसी मेंबर की हत्या हो गई थी। और अब चूंकि बिल्कुल ही एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, जिसमें किलर्स पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ चले गए, हेलमेट लगाए हुए थे, किसी ने उनको इस तरह नहीं देखा कि उनकी पहचान कर पाते, या किसी ने बाइक का नंबर भी नहीं देखा था। तो पुलिस भी बहुत कंफ्यूज्ड थी और पुलिस को इस मामले की जांच कैसे आगे बढ़ाई ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस ने पारंपरिक तरीके से घर वालों से पूछताछ कर इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले राजकुमारी की बेटी से बात की, जो बहुत ही अटैच्ड थी अपनी माँ से। कोई भी बच्ची होती है। उससे पूछा गया कि तुम्हारी माँ की हत्या किसने की होगी, क्या तुम्हारी माँ की किसी से कोई लड़ाई थी, कोई ऐसी बात। तो राजकुमारी की बेटी ने पुलिस को ये बताया कि मेरी माँ लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम करती थी, और वो इसके लिए बाकायदा एक डायरी मेंटेन करती थी, जिसमें किस आदमी को उसने कितने रुपए दिए, कब दिए, ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब लिखा होता था। तो कई लोगों से उनके अच्छे रिलेशन थे, कई लोगों से इन्हीं रुपए पैसों के चक्कर में उनके रिलेशन ख़राब भी थे। और ऑफ लेट उनका रिलेशन जो है खुद उनकी बहन से, यानी मेरी मौसी से, काफ़ी ख़राब हो गया था। रुपए पैसों को लेकर मौसी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। और हमें तो ये पूरा यकीन है कि मेरी माँ के कत्ल के पीछे मेरी मौसी का ही हाथ है। उन्होंने ही मेरी माँ की हत्या करवा दी होगी। अब एक बेटी जो नए उम्र की लड़की है, इनोसेंट है, वो जब इस तरह की बात पुलिस को बताए तो पुलिस का भी माथा ठनका। पुलिस को लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहन ने ही बहन की हत्या करवा दी हो। आज के ज़माने में तो कुछ भी मुमकिन है, आप सब जानते हैं। पुलिस को भी सब पता होता है। तो पुलिस ने राजकुमारी की बहन को इंटरसेप्ट किया, उसके परिवार वालों को इंटरसेप्ट किया और पूछताछ की। पुलिस ने तमाम सवाल जवाब किए और थोड़े सवाल जवाब के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया कि इस मामले में बच्ची ये जो कन्फेस कर रही है या बता रही है, कंप्लेन जो कर रही है, उस बात में दम नहीं है, क्योंकि राजकुमारी की बहन इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। एक तरह से पुलिस की जांच में राजकुमारी की बहन को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि राजकुमारी की बहन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जो भी दलील उसने पुलिस को दिए हों, उन बातों से पुलिस कन्विंस हो गई। कई बार होता है ना कि इंसान बता देता है कि नहीं, मैं वहाँ थी नहीं, या इस जगह थी, या मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगी, और अगर मैं मारूंगी तो मेरे मोबाइल फ़ोन की जांच कर लीजिए, जो किलर्स हों उनसे मेरी कभी बात हुई हो। तो कहने का मतलब, एक आदमी जब बेगुनाह होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी अलग होता है, और एक आदमी जो दोषी होता है, अगर वो किसी मामले में फंसता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। तो राजकुमारी की बहन को एक तरह से पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद, छानबीन के बाद, क्लीन चिट दे दी। उसके पति से भी पूछताछ होनी थी, लेकिन पति ने तो नई कहानी सुनाई। पति ने तो बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई कंप्लेनेंट के तौर पर, और नाम लिया अपने एक साढ़ू भाई का। यानी
जो राजकुमारी की बहन है उसके पति का, और वो जो साढ़ू भाई है, वो साढ़ू भाई जो है हरियाणा का रहने वाला था। तो वहाँ सिर्फ रुपए पैसे की बात नहीं थी। साढ़ू भाई का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसके साथ प्रॉपर्टी को लेकर भी राजकुमारी का और पुष्पेंद्र उसके पति का नाम है राजकुमारी के, उसका डिस्प्यूट चला आ रहा था। तो अब पुष्पेंद्र ने चूंकि अपने साढ़ू भाई का नाम ले लिया, तो पुलिस ने उसके साढ़ू भाई को भी एग्जामिन करने का फैसला किया, उससे भी पूछताछ करने का फैसला किया। हरियाणा गई पुलिस, साढ़ू भाई को पकड़ा। साढ़ू भाई घर में मिल गया आराम से। अब जो किसी का कत्ल करवाए वो चैन की नींद तो घर में सो नहीं सकता। आमतौर पर लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं, दफा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ साढ़ू भाई घर में मिल गया। इससे पुलिस को साढ़ू भाई पर भी शक जो है वो थोड़ा कम ही हो गया। हालांकि साढ़ू भाई से भी पुलिस ने पूछताछ की, तमाम सवाल जवाब कि अपनी बेगुनाही में तुम्हारे पास क्या दलील है, अगर तुमने नहीं मारा तो कौन हो सकता है, तमाम तरह की बातें। साढ़ू भाई ने हर चीज़ों का जवाब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दिया, और पुलिस को लगने लगा कि जिस तरह राजकुमारी की बहन इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, उसी तरह पुष्पेंद्र यानी राजकुमारी के पति का साढ़ू भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। ये दो ऐसे नाम थे जिनको पुलिस ने एग्जामिन किया और उसके बाद एक तरह से क्लीन चिट दे दी। अभी पुलिस की जांच चल रही थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 सितंबर को यह घटना हुई थी। इसके 2 या 3 दिन बाद इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, और वो ट्विस्ट बहुत ही अजीब, बहुत ही चौंकाने वाला। वो ट्विस्ट ये कि ग्रेटर नोएडा के ही इलाके में, गौतम बुद्ध नगर ज़िले में, जांच के दौरान, छानबीन के दौरान पुलिस को 2 लोग मिले। ये 2 लोग बाइक पर जा रहे थे, कहीं ट्रैवल कर रहे थे, और जब पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी तो ये 2 लोग उस नाकेबंदी को ब्रीच करके, तोड़कर जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये 3 सितंबर के जस्ट कुछ दिनों के बाद की ही घटना है। इस बीच पुलिस ने वो सारी इन्वेस्टिगेशन की थी जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। तो ये 2 लोग जो है वो नाकेबंदी को तोड़कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब इनको रुकने का इशारा किया तो जैसा कि आमतौर पर अपराधियों की आदत होती है, उन्होंने रुकना तो बहुत दूर की बात, वहाँ से भागने के क्रम में उनके पास जो भी फायर आर्म्स थे उससे उन्होंने पुलिस वालों को डराने के लिए फायर किए, गोली चलाई। यूपी पुलिस जो है बहुत ताबड़तोड़ इनकाउंटर करती है, आपको पता है आजकल। ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने भी पलटवार किया, और इस पलटवार में जो 2 लोग पुलिस के नाकेबंदी को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, वो दोनों लोग पकड़ लिए गए। इन दोनों लोगों के नाम हैं मोनू गुर्जर और अंकित दुजाना। इनका ताल्लुक दिल्ली के आसपास के इलाकों से ही है। जैसे मोनू गुर्जर जो है वो हापुड़ का रहने वाला है, और अंकित दुजाना मोनू गुर्जर का जानकार है। दोनों के पांव में गोली लग चुकी थी, दोनों को पुलिस ने पकड़ा। अपराधी तो थे ही, वरना पुलिस को देखकर क्यों भागते, पुलिस पर गोली कहाँ से चलाते। अब जब इनसे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और इन्होंने जब मुंह खोला, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजकुमारी के कत्ल के मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था कि इन दोनों ने राजकुमारी का कत्ल करने की बात कबूल कर ली। इन्होंने मान लिया कि इन्होंने ही 3 सितंबर को राजकुमारी का पीछा कर सुबह के वक्त उसे हिट किया था, उसे गोली मारी थी, जब वो सरस्वती विहार से निकलकर काम पर सूरजपुर जा रही थी। पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई क्यों गोली मार दी, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, क्या तुम राजकुमारी को जानते थे? इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम तो रुपए पैसों के लिए कत्ल करते हैं, हमें इस कत्ल के लिए 2.5 लाख रुपए मिले थे, तो हमने काम करना था, हमने गोली मार दी। पुलिस को गुस्सा तो बहुत आया, जो भी ठुकाई पिटाई होनी थी हुई, लेकिन पुलिस ने पूछा कि भाई किसने तुम्हें 2.5 लाख रुपए दिए, क्यों गोली मार दी? तो उसने बताया कि हमें ये 2.5 लाख रुपए राजकुमारी के पड़ोस में रहने वाले एक आदमी कपिल ने दिए थे, और उस कपिल से हमारी पुरानी जान पहचान है। पुलिस ने पता किया कि क्या वाकई पड़ोस में कोई कपिल रहता है, नहीं रहता है। पुलिस ने देखा कि हाँ कपिल रहता है। पता किया तो पता चला कपिल को पुलिस ने फ़ौरन उठा लिया और फिर उससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया। सस्टेन्ड इंटरोगेशन आप समझते हैं, सख्ती से पूछताछ। अब जब सख्ती से पूछताछ हुई तो कपिल ने भी मुंह खोला, और जब कपिल ने मुंह खोला तो इस मामले का एक और मेजर ट्विस्ट सामने आया। मैं इसलिए बार बार इस तरह के ट्विस्ट को मेजर बता रहा हूं और बहुत चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि कितनी साजिशें इस मर्डर के पीछे छुपी हुई हैं। तो जो दूसरा मेजर ट्विस्ट था वो ये कि कपिल ने कहा कि सुपारी तो मैंने दी थी, 2.5 लाख रुपए मैंने सुपारी किलर्स को भी दिए थे इस घटना को अंजाम देने के बाद, लेकिन ये कत्ल मैंने नहीं करवाया, बल्कि इस कत्ल के पीछे असली मास्टरमाइंड तो खुद राजकुमारी का पति पुष्पेंद्र है।
पुलिस भी हैरान रह गई। जो पुष्पेंद्र बेतहाशा रो रहा था, जो पुष्पेंद्र अपने साड़ू भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा था, जिस पुष्पेंद्र की बेटी राजकुमारी की बहन को दोषी बता रही थी, अपनी मौसी को, वही पुष्पेंद्र अपनी पत्नी का कातिल है। पुलिस हैरान रह गई। लेकिन चूंकि अब मामले का खुलासा होने लगा था, दोनों हेंचमैन यानी शूटर्स जो है वो पुलिस के कब्जे में थे, उन्होंने जुर्म कबूल लिया था, उनकी निशानदेही पर कपिल पकड़ा गया, कपिल ने भी जुर्म कबूल लिया, कपिल ने पुष्पेंद्र का नाम लिया, तो पुष्पेंद्र को ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। अब पुलिस ने पुष्पेंद्र को पकड़ा। इस बार पुष्पेंद्र कंप्लेनेंट नहीं बल्कि एक्यूज्ड के तौर पर पुलिस के पास पहुंचा था, पुलिस के कब्जे में था। पुष्पेंद्र से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने मान लिया कि हाँ, ये मर्डर उसने ही करवाया है, लेकिन उसने अकेले नहीं करवाया, बल्कि इस मर्डर में उसका पड़ोसी कपिल शामिल है और राजकुमारी का यानी उसकी पत्नी का एक पूर्व प्रेमी जीतू शामिल है और खुद उसका एक चाचा, पुष्पेंद्र का एक चाचा, वो भी शामिल है। यानी पुष्पेंद्र ने खुद अपने को मिलाकर कुल 4 लोगों के नाम लिए: कपिल, जीतू, पुष्पेंद्र और पुष्पेंद्र का चाचा। अब सवाल यह है कि पुष्पेंद्र ने कत्ल क्यों करवाया? पुष्पेंद्र की अपनी बीवी से क्या दुश्मनी थी? इसका जवाब भी अब पुलिस की पूछताछ में सामने आया। और बाकी जो 3 लोग थे, पुष्पेंद्र का चाचा, कपिल और जीतू, इनकी राजकुमारी से क्या दुश्मनी थी? इसका जवाब भी तफ्तीश में सामने आया। और जब ये इन सारे लोगों के कत्ल के पीछे की वजह आप जानेंगे तो आई बेट कि आपको हैरानी होगी। पुष्पेंद्र ने इसलिए अपनी बीवी का कत्ल करवाया क्योंकि पुष्पेंद्र पुलिस को यह कह रहा था कि अगर मैं अपनी बीवी राजकुमारी की हत्या नहीं करवाता तो राजकुमारी मेरी हत्या करवा देती। अब ये क्या कहानी है? कहानी यह है कि राजकुमारी जो है बहुत आज़ाद ख्याल की महिला थी। मैंने आपको बताया कि वो कामकाज भी करती थी, काम पर जा भी रही थी जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, लेकिन इसके अलावा वो लोगों को रुपए पैसे उधार देने का भी काम करती थी। और जैसा कि मैंने कहा, आज़ाद ख्याल की महिला थी, तो उसके कई लोगों से रिलेशन भी थे, मतलब कई लोगों के साथ उसकी घनिष्ठता थी। इससे आप प्रेम संबंध कह लें, मित्रता कह लें, जो कह लें, लेकिन एक पति के तौर पर राजकुमारी का पति पुष्पेंद्र इन चीज़ों का विरोध किया करता था और पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इस बीच हुआ ये कि एक जो आदमी था जीतू, जो राजकुमारी का प्रेमी था किसी ज़माने में, उस जीतू के साथ राजकुमारी ने कभी बहुत ज़्यादा भरोसे में या प्यार के झोंके में ये बता दिया था कि उसका पति पुष्पेंद्र उसे बहुत परेशान करता है और वो आज नहीं तो कल अपने पति पुष्पेंद्र का कत्ल करवा देगी, उसकी हत्या करवा देगी। राजकुमारी की बात सुनिए आप। अब जब राजकुमारी ने ये बात कही तो जीतू ने अपने मोबाइल फ़ोन पर, कॉल रिकॉर्डिंग उसका ऑन था, ये बात रिकॉर्ड कर ली। यानी प्रेमी ने, राजकुमारी के प्रेमी ने राजकुमारी की ये बात रिकॉर्ड कर ली और जीतू ने किया डबल क्रॉस। अपनी प्रेमिका को धोखा देकर उसने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें राजकुमारी पुष्पेंद्र का हत्या करवाने की बात कह रही थी, उसने उस कॉल रिकॉर्डिंग को पुष्पेंद्र को सुना दिया। पुष्पेंद्र, और ये घटना है आज से कोई 2 साल पहले की, पुष्पेंद्र ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको लगा कि अरे, मैं तो पत्नी के साथ मेरी लड़ाई हो रही है क्योंकि पत्नी इधर उधर ज़्यादा लोगों से मिलती है, लेकिन मैं तो उससे मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ ये तो मेरा कत्ल करवाने की साजिश रच रही है। पुष्पेंद्र हैरान रह गया और पुष्पेंद्र ने उसी वक्त, आज से कोई 2 साल पहले, उसने तय कर लिया था कि वो राजकुमारी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, अपनी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रिश्तों का पेंच देखिए कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बीवी भी पति का कत्ल करवाना चाहती थी, पति भी बीवी को मारना चाहता था, लेकिन दोनों एक छत के नीचे रह भी रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने का नाटक भी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपने के लिए अपने हाथों में छुरा भी ले रखा था। अजीब है कहानी। तो पति ने यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी की हत्या करवाएगा, चाहे राजकुमारी, या तो राजकुमारी उसकी हत्या करवा देगी। तो उसने ये तय किया कि वो राजकुमारी की हत्या करवाएगा। तो पति का तो ये इंटेंशन था और इस वजह से उसने अपने पड़ोस में रहने वाले कपिल से बातचीत की। अब कपिल इसलिए तैयार हो गया क्योंकि कपिल ने राजकुमारी से लोन पर, उधार पर रुपए ले रखे थे और ये रुपए वो राजकुमारी को वापस नहीं लौटाना चाहता था। ठीक इसी रीज़न से, इसी वजह से राजकुमारी का जो पूर्व प्रेमी है जीतू, वो भी कपिल और पुष्पेंद्र के साथ इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में शामिल हो गया, क्योंकि उसने भी राजकुमारी से रुपए ले रखे थे और वो रुपए वापस नहीं लौटाना चाहता था। और ठीक इसी वजह से पुष्पेंद्र का एक चाचा, जिसने राजकुमारी से रुपए ले रखे थे, वो भी रुपए राजकुमारी को नहीं लौटाना चाहता था, तो वो भी इस मर्डर की साजिश में शामिल हो गया। इस तरह से 4 लोग मिले
और इन 4 लोगों में सबसे बड़ा दुश्मन तो पति ही था, क्योंकि उसको लगता था कि राजकुमारी उसकी हत्या करवाना चाहती है, और बाकी लोग अपने अपने रुपयों जो उन्होंने उधार में ले रखे थे उन रुपयों को वो चुकाना नहीं चाहते थे, तो उससे मुक्ति पाना चाहते थे। मतलब बाकी लोग जो हैं वो बेईमान थे, नीयत के खोटे थे, जो किसी का हक मारना चाहते थे, किसी के हिस्से के पैसे मारना चाहते थे, और इस वजह से वो राजकुमारी की हत्या में साथ देने के लिए तैयार हो गए। और पुष्पेंद्र का तो ये कहना था कि उसकी बीवी ने एक तो उसे रिलेशन के मामले में धोखा दिया ही, कई लोगों से प्रेम संबंध रखती रही, और ऊपर से उसकी हत्या की साजिश रच रही थी। तो इससे पहले कि उसकी बीवी उसे मरवा देती, उसने तय किया कि वो अपनी बीवी की हत्या करवाएगा, इसलिए उसने इस हत्या की साजिश रची। कपिल से बात की, कपिल सुपारी किलर्स को जानता था, और उन सुपारी किलर्स से 2.5 लाख रुपए में राजकुमारी की हत्या कराने का सौदा तय हुआ। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 सितंबर को प्लानिंग हुई। राजकुमारी जब घर से निकली तो इशारा दिया गया, ये किलर्स उसका पीछा कर रहे थे, और दोनों कातिल जब उनको मौका मिला सुनसान सड़क पर सूरजपुर के रास्ते में, तब उन्होंने राजकुमारी को बिल्कुल करीब से 3 गोलियां मारी और बाइक पर आए थे, बाइक से ही फरार हो गए। हेलमेट पहने हुए थे, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। मगर इत्तेफाक देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 4 से 5 दिनों के अंदर, वो कातिल जो है ग्रेटर नोएडा के इलाके में ही एक नाकेबंदी में पुलिस के हत्थे चढ़ गए, फायरिंग भी हुई, और एनकाउंटर में दोनों कातिल जख्मी भी हो गए, दोनों की टांगों में गोली भी लगी। पता ये भी चला कि उस वक्त ये दोनों कातिल जो है ग्रेटर नोएडा के इलाके से ही गुजर रहे थे, और गुजर इसलिए रहे थे कि वो सरस्वती विहार में पुष्पेंद्र से 2.5 लाख रुपए जो उन्होंने कत्ल की सुपारी के तौर पर कमिट करवाया था पुष्पेंद्र से, वो रुपए लेकर वापस लौट रहे थे, यानी रुपए लेने गए थे। और इसी दौरान वो पकड़े गए, एनकाउंटर हो गया, और उनके पकड़ने के बाद कत्ल का ये सारा भेद खुल गया। तो कितनी अजीब कहानी है, जिसमें पति पत्नी के बीच घनघोर अविश्वास है, धोखा है, रिलेशन ओरिएंटेड इशू है, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, फिर अगल बगल के लोगों से मिले हुए हैं, पड़ोसियों से मिले हुए हैं, रिश्तेदारों से मिले हुए हैं कत्ल के मामले में, और बाकी सारे लोगों का इंटरेस्ट ये है कि एक महिला जिससे उन्होंने रुपए लिए हैं, उस महिला की अगर मौत हो जाए तो रुपए चुकाने नहीं पड़ेंगे। पुष्पेंद्र ने उनको ये वादा भी दे रखा था कि अगर इस मर्डर में तुम लोग मेरा साथ दो तो तुम सारे लोगों के पैसे जो भी बनते हैं राजकुमारी के ऊपर, वो पैसे तुम्हें देने नहीं पड़ेंगे। बीइंग हर हस्बैंड, मैं वो पैसे तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा। तो ये भी एक कहानी का एलिमेंट है। तो बहुत ही अजीब और शॉकिंग स्टोरी दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा की, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूं। आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों तक कन्वे करने में कामयाब हुआ होऊंगा, और आप लोगों ने इस स्टोरी को उसी तरह से समझा होगा जिस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहता था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। लेकिन अपने इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले, जो प्रीवियस स्टोरी हमने आप सबको सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट किया है, कुछ कमेंट्स आइए पढ़ते हैं। पिछली स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली में एक परिवार के 4 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी, और उस मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि फैमिली का इनसाइडर ही था। कौन था, कैसे मौत हुई, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो सुप्रतिम से सुनिए प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बिंदिया भट्ट भाटिया जी ने कमेंट किया है। उनका ये कहना है कि उनको स्टोरी सुनकर यकीन नहीं हो रहा है कि परिवार के बीच में इस तरह के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं कि इंसान अपने ही घर में सुरक्षित न रहे और एक आदमी दूसरे आदमी की जान ले ले। काके चौधरी जी ने भी कमेंट किया है, और उन्होंने थोड़ी मेरी हौसला अफजाई की है। उन्होंने कंसोल किया मुझे कि मैं जो गैर हाजिर था उसके लिए आप लोगों से जो हाज़िरी माफ़ी के लिए कह रहा था, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कॉम्प्लीमेंट देते हुए कि अगर वो किसी दिन मेरी कहानी मिस करते हैं तो उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। यही वजह है काके चौधरी साहब कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस बात का एहसास है कि जो लोग मेरी स्टोरीज सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं, वो लोग मेरे न रहने से थोड़ा मुझे मिस भी करते हैं। तो मुझे उस बात का एहसास है, तभी मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि सॉरी मैं प्रेजेंट नहीं हो सका। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं, मेरे गार्जियन जैसी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये कहानी आपसे ही सुनी लगती है। इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो कई बार लोगों को लगता है कि शायद ये वही कहानी है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि रिपीट ना हो, हालांकि कई बार वो भी हो जाता है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से है, उन्होंने कमेंट किया है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी सर, थैंक यू वेरी मच। इनका ये जिसे कहते हैं ना कि पेट लाइन है ये। मैं अब पता नहीं परूप जी, आप खुद एक दिन बताइए हमें कि आप ये
कमेंट रोज़ टाइप करते हैं या कहीं से कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, लेकिन जो भी करते हैं कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीरज कुमार जी का कमेंट है, इन्होंने कहा है कि वॉइस का इशू है। हाँ, मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि जो लास्ट स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें ऑडियो जो है वो प्रॉपर नहीं था। राहुल चौधरी ने कमेंट किया है, उन्होंने बिग फ़ैन बताते हुए अपने आप को एक इमोजी बनाई है। थैंक यू वेरी मच राहुल। कैन यू नैरेट जयपुर मुंबई ट्रेन इंसिडेंट स्टोरी? मैं कोशिश करूँगा। मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब ने कमेंट किया है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद आपका। सैयद नियाज़ अहमद का भी कमेंट है। खाने दिल एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर कहूँ ना कहूँ लेकिन बीच बीच में करते हैं, मुझे आपकी आईडी से आपका नाम याद है। और नरेश कुमार जी का कमेंट है, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया की तस्वीर कितनी बदसूरत बनती जा रही है, कल्पना से परे है। मनोज प्रभाकर जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। भाविका मोरडिया जी, लोग खुद की फैमिली को कैसे मार सकते हैं, वो बहुत हैरान हो रहे हैं, लेकिन दुनिया ऐसी है और बहुत ख़तरनाक है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ऐसी है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो खैर, बहुत सजग सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर किसी पर शक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने सिक्स्थ सेंस को जगाए रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। दी अतुल कुमार के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ सुनकर अब मुझे डर लगने लगता है। क्या कहूँ इस पर? अतुल जी डरिए मत, लेकिन सावधान ज़रूर रहिए। जीएस माइंड टेक के नाम से और जीएसएम इंडिया टेक एक आईडी है, इन्होंने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनवंतरा, एनीवे नाम जो है वो मैं क्लियरली पढ़ नहीं पा रहा हूँ दोस्त, लेकिन आपने एक इमोजी भेजी है, थैंक यू वेरी मच। सनी शर्मा जी का कमेंट है, जगदम्बी वारी देवी खापरम। एनीवे, ये जो जगदम्बा तिवारी देवी खापरम ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एनीवे, हथियार मिला या नहीं मिला, उसका लैब टेस्ट हुआ या नहीं, सस्पिशियस केस है इनका, ये कहना है। बिल्कुल, देखिए हथियार तो मिला जब पुलिस ने उस मामले को इन्वेस्टिगेट इस तरह से किया है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके इनसाइडर को ही मर्डरर बताया है, तो जाहिर सी बात है पुलिस को वो एविडेंस तो कोर्ट में पेश करने ही होंगे, तभी वो केस क्लोज होगा। अदरवाइज़ कोर्ट ये कह सकता है कि इस मामले को री इन्वेस्टिगेट कीजिए। सुजाता सारा अब्राहम जी का भी कमेंट है, राहुल जी का कमेंट है। सुरेश परिहार जो उज्जैन से हैं, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने किया है कि 12 साल की लड़की से जिसने रेप किया है उसे फांसी होगी या नहीं, उन्होंने ये सवाल पूछा। देखिए, कानूनन तो मेरे हिसाब से जो कानून निर्भया केस के बाद बदला है उसके हिसाब से तो फांसी बनती है। अब होगी या नहीं ये अदालत और पुलिस के केस को इन्वेस्टिगेट करके सबूत पेश करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लोगों के कमेंट मैं फिर कभी पढ़ूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते रहें, हौसला अफजाई करते रहें, बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ, और आज की कहानी पर आप लोगों की जो राय है प्लीज़ वो ज़रूर लिख कर भेजें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।